जी, सियासी गलियारों में बुलडोज़र की चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा वो हैदराबाद के पुराने शहर में भाजपा सत्ता हासिल करेंगी तो बुलडोज़र चलाए जाएंगे। सियासी विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन कर रही है भाजपा, इसलिए भाजपा के दिग्गज ऐसे नामपल्ली नहीं आ रहे। क्या यहाँ पे आरएसएस, बीजेपी, अन्य दल यहाँ पे यूनाइट हो गए? क्या एमआईएम को हराने? योगी आदित्यनाथ गोशामहल क्षेत्र में आए हैं और ओवैसी को ललकार रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 21% मुसलमानों की लगभग आबादी बताई जाती है। यहाँ पे 13.7% मुसलमानों की आबादी है और यहाँ पे मुसलमानों का मान और सम्मान किया जाता है, हर योजनाओं के लाभ मिलते हैं। क्या यहाँ पर भाजपा जो भगवा लहराने का मंसूबा बना रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है, या कामयाब हो पाएंगी? इस समय मेरे साथ सीधे बात करने के लिए एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत जी मौजूद है। सीधे बात करते हैं। शौकत साहब, आप कई दिनों से यहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पर आए हैं और कई क्षेत्रों में जाना हो रहा है। कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? आप देखिए, सीधी सी बात है कि एमआईएम अपने जो 9 कैंडिडेट लड़ा रही है, 9 उम्मीदवार हमारे जीत करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और तेलंगाना में सारे सर्वे बता रहे हैं कि केसीआर रिपीट कर रहे हैं। अभी आप नामपल्ली क्षेत्र में भी थे, यहाँ पे रोड शो हुआ है अकबर साहब का। यहाँ कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? ज़बरदस्त क्राउड था आज नामपल्ली में। अकबर साहब का 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रोड शो चला। ज़बरदस्त क्राउड था, लोगों की मोहब्बतें देखने को मिली। बेपनाह मोहब्बत करते हैं लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन से। अच्छा रहा और नामपल्ली भी इंशाअल्लाह अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। सियासी विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन कर रही है भाजपा, इसलिए भाजपा के दिग्गज ऐसे नामपल्ली नहीं आ रहे। यकीनन उसमें दो राय नहीं है। यहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी डमी है, अपने घरों से नहीं निकल रहा है, कोई प्रोग्राम भी नहीं हो रहे उसके उसके इलाके में भी उसको कोई नहीं जानता या अपने घरों से नहीं निकलता। और यहाँ पर फिरोज़ खान जो नामपल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने इस बात को कबूल भी किया है। मैंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी है उनकी कि मैं लगातार 3 सालों से आरएसएस और बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों के बीच में रह रहा हूँ और मैं उन लोगों से कोशिश कर रहा हूँ तालमेल बना करके, ताकि यहाँ से एमआईएम को हराया जा सके। तो यकीनन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस मिल करके एमआईएम से लड़ रहे हैं। क्या यहाँ पे आरएसएस, बीजेपी, अन्य दल यहाँ पे यूनाइट हो गए? क्या एमआईएम को हराने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी हिंदूवादी संगठन है और बीजेपी कांग्रेस सब मिल करके यहाँ से एमआईएम को हराना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये लोग कामयाब नहीं होंगे। एमआईएम यहाँ से अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेगी। माजिद हुसैन साहब नामपल्ली से एमएलए बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोशामहल क्षेत्र में आए हैं और ओवैसी को ललकार रहे हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ योगी जी को कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है और शहर हैदराबाद में आप और आपके पार्टी के और भी बड़े लीडर, बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह, वो सारे लोग इसके पहले भी आए थे जब आपका बल्दिया का इलेक्शन था। और जिन जिन इलाकों में ये लोग गए वहाँ से एमआईएम कामयाब हुई, नहीं हरा पाए, जबकि हिंदू कैंडिडेट उन इलाकों से कामयाबी हासिल किया जिस इलाके में अमित शाह का प्रोग्राम हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद है और यहाँ के लोग जानते हैं कि हमें क्या फ़ैसला लेना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही। हिमंत बिश्वा शर्मा आए, चार मीनार, याकूतपुरा, मलकपेट, इन जगहों पर चुनावी प्रचार किए और यही दावा किए कि हैदराबाद के पुराने शहर में भगवा लहराएगा। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है मालूम आपको? वो पुराने कांग्रेसी हैं। उनकी जो सोच है वही कांग्रेस पार्टी की सोच है। 2016 तक असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहा। कांग्रेस पार्टी से जंप मार करके बीजेपी में गए। तो वो जहर जो आज उनकी ज़बान से निकल रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना जहर है। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने आरएसएस को बनाया। यही कांग्रेस ने आरएसएस पार्टी को अपनी इनकी हुकूमत में उनके ट्रेनिंग कैंप चले, इन्होंने ही दूध पिलाया, इन्होंने ही बड़ा किया। तो आज कांग्रेस बुढ़ी हो गई है तो आरएसएस के पेट से निकला हुआ बच्चा बीजेपी है। तो
आरएसएस उसके लिए काम कर रही है। हर कोई अपना फ्यूचर अपने बच्चे में तलाश करता है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि हैदराबाद है हिंदुस्तान में, अगर सबसे ज़्यादा अनाप शनाप कोई बकता है तो वो दो मुख्यमंत्री हैं, एक असम के मुख्यमंत्री हैं और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इन लोगों को इसलिए यहाँ पे लाया गया है ताकि तुष्टीकरण किया जाए, लेकिन यहाँ की आवाम इस बात को जानती है, यहाँ का हिंदू भी उसको समझता है, मुसलमान भी उसको समझता है। हैदराबाद और तेलंगाना गवर्नमेंट आप देख लीजिए कि 5 सालों में तेलंगाना के अंदर कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुए, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट आप बता दीजिए जो बचा हो। हाँ, उत्तर प्रदेश में आए दिन आप वाक़यात सुनते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, वहाँ पे गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है, गाय के नाम पे मार दिया जाता है, मदरसे को तोड़ दिया जाता है, मसाजिद को ढा दिया जाता है, मदारिस को बंद कर दिया जाता है, मुसलमानों को आए दिन उनके ख़िलाफ़ जहर बोले जाते हैं, उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन हैदराबाद के अंदर देखिए, यहाँ पे पीस है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द बढ़िया बना हुआ है। तो इन लोगों को ला करके बीजेपी यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन यहाँ की आवाम उस बात को समझती है, वो चीज़ नहीं होने देगी यहाँ की आवाम। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 21% मुसलमानों की लगभग आबादी बताई जाती है। यहाँ पे 13.7% मुसलमानों की आबादी है, और यहाँ पे मुसलमानों का मान और सम्मान किया जाता है, हर योजनाओं के लाभ मिलते हैं। क्या यहाँ पर भाजपा जो भगवा लहराने का मंसूबा बना रही है, स्ट्रेटेजी बना रही है, या कामयाब हो पाएंगी? देखिए, यहाँ पर मुसलमान, जैसा आपने कहा कि 13% है, उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान, 4 करोड़ के आसपास आबादी मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अगर मुसलमानों को सारी स्कीम का लाभ मिलता है, अभी अकबर साहब एक प्रोग्राम में कल थे, उन्होंने बताया कि एक साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए मुसलमानों पर। तो यकीनन उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुसलमानों के पास अपनी लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी की रहे या बीजेपी की रहे या बीएसपी की रहे या कांग्रेस की, मुस्लिम इलाकों में या मुसलमानों के ऊपर डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं हुआ। जो स्कीमें मुसलमानों की चलती, उस स्कीम के पैसे 1 साल में वापस चले जाते हैं, उस पैसे को भी खर्च नहीं किया जाता है उनके इलाकों में। इस तरीके के नुमाइंदे हमारे वहाँ पर हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक दूसरी पार्टियों से है। तो जब तक देखिए, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपका डंडा, आपका झंडा, आपकी लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में हर समाज की अपनी लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, यादव समाज 7% है, 4 बार सत्ता में रहा। जाटव समाज 11% है, 4 बार सत्ता में रहा। मुसलमान 20% है, सत्ता की बात छोड़ दीजिए, कभी सरकार का भी हिस्सा नहीं रहा है। तो यही तो हिस्सेदारी की बात बैरिस्टर साहब करते हैं, और ना इंसाफी मुसलमानों के साथ होती है। जो भी पार्टियां हुकूमत में रही हो, बीजेपी रही हो, बीएसपी रही हो, कांग्रेस रही हो, हर समाज तो आगे बढ़ गया, लेकिन मुस्लिम समाज कहाँ आगे बढ़ा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान पिछड़ा है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तालीम के मैदान में मुसलमान पसमानदा है, पिछड़ा है, कम से कम इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी ने अपने 2012-17 के बीच में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही। अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा भी था इस बात को कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश को लागू करेंगे। लेकिन नहीं, सरकार आई, पूर्ण बहुमत की रही, 222 सीट जीत करके आए। आप आरक्षण देने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई 18% 12% नहीं दे सकते, 4% स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, बाकी अपने यहाँ से प्रस्ताव बना करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकती है। उसके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला होता है, वो देती है नहीं देती है। तो 4% आप देख लीजिए यहाँ पे तेलंगाना में मिल रहा है मुसलमानों को, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात कही गई आरक्षण देने की, लेकिन दिया नहीं। 18% उन्होंने वादा किया था देने के लिए, देने की बात छोड़ दीजिए, वहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव ही बना पास करा के नहीं भेजा, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तर प्रदेश के राज्य में लोग पूरी नज़र बनाए हैं। तेलंगाना में चुनाव 9 सीटों पर पूरे दिग्गजों की नज़रें हैं।
क्या देखते हैं आप इस मर्तबा 9 विधानसभाओं से एआईएमआईएम भारी बहुमत से जीतेंगे? देखिए, यकीनन इंशाल्लाह हम हमारी जो भी सीटें हम लड़ रहे हैं वो तो हम जीतेंगे। और रह गई बात कि बीजेपी के नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, हर कोई यहाँ आकर के टारगेट एमआईएम को कर रहा है। कांग्रेस से आप देख लीजिए, राहुल गांधी आते हैं एमआईएम को टारगेट कर। बीजेपी हमको कहती है कि ये कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस कहती है कि हम बीजेपी की टीम है। अरे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम हमारे सर पे दाढ़ी, सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी है, तो इसका क्या मतलब? हम बिकाऊ माल है? मुसलमान बिकाऊ माल है? आप बताइए मुझे। तो ये लोग का काम यही है, क्योंकि इनके पास अपना बेस वोट नहीं बचा। यही मुसलमान है जिनके वोटों से इनकी सरकार बनती थी। मुसलमान नाराज़ हो गया, हट गया, इनकी सरकार नहीं बन रही। तो इनको डर इसी बात का है कि मुसलमान अगर कहीं एमआईएम के साथ, बैरिस्टर साहब के साथ चला जाएगा तो इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, किसी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो इस तरीके के इल्ज़ामात इसलिए हम पर लगाए जाते हैं, ये लोग लगाते भी हैं। और ये लोग ये चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप को ख़त्म किया जाए, एमआईएम पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इनकी ये सबसे बड़ी भूल है। ये जितना हमको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। अभी सियासी गलियारों में बुलडोज़र की चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा वो हैदराबाद के पुराने शहर में भाजपा सत्ता हासिल करेंगी तो बुलडोज़र चलाए जाएंगे। देखिए, मुसलमान दबा कुचला है, पसमानदा है, ये सत्ता में है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए भाई, आप तोड़ दीजिए बुलडोज़र से। अगर यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारा राम राज्य है, जिस राम राज्य की तुम बात करते हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये राम राज्य नहीं, ये तो गुंडा राज है। आप किसी के घर को तोड़ भी दिया गया, बहुत सारे घरों को तोड़ा गया। बेटा गलती किया तो बाप को भाई, दूसरे तबके बहुसंख्यक समाज के लोगों के घर पे बुलडोज़र आप नहीं चलाते? बहुसंख्यक समाज का कोई बच्चा अगर रेप कर देता है तो उसके घर पे आप बुलडोज़र नहीं चलाते? बहुसंख्यक समाज मुसलमान लड़कियों को लेकर के भाग जा रहा है, आप उनके घरों पे बुलडोज़र नहीं? अगर मुस्लिम समाज का कोई बच्चा अगर किसी हिंदू बच्ची के साथ मोहब्बत करता है, उससे शादी कर लेता, आप उसके घर पे बुलडोज़र चला देते हैं। तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि जुल्म तो हमेशा से हुआ है मुसलमानों के ऊपर। वो एक अलग बात है कि सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे भी, लेकिन जुल्म का शिकार तो हमेशा मुसलमान ही रहा है। आज भी ये लोग धमकियां देते हैं, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ़ दे करके, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके, मुसलमानों के मदारिस को तोड़ करके, मुसलमानों की मसाजिद को बंद करवा करके, लाउडर बंद करवा करके, ये बहुसंख्यक समाज को खुश करके उनका वोट हासिल करते हैं। यही पॉलिसी, यही स्ट्रेटेजी इनके पास है। चूँकि इनके पास विकास के नाम पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास है, ना ही बीजेपी के पास है। तो अब बीजेपी के लोग यहाँ आकर के, मैं सुन रहा था कि योगी जी कह रहे थे कि यहाँ से बीजेपी का एमएलए कामयाब होगा तो सबको ले जा करके अयोध्या में दर्शन कराएगा। अरे भाई, आप डेवलपमेंट की बात करो ना। अयोध्या दर्शन कराएगा, ख़त्म हो गया, यही आपका मैनिफेस्टो है, यही आपका घोषणा पत्र है कि आप ले जा करके क्या उसका परिवार उससे सुख में आ जाएगा? हाँ, तो देखिए, बीजेपी का काम यही है कि वो हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। कांग्रेस का काम ये है कि वो मुसलमानों को बीजेपी से डराते हैं। समझ रहे हैं? तो हम सेकुलरिज्म के कुली नहीं है। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है। महंगाई आप देख लीजिए, चरम सीमा पे है। विकास के मामले पे ज़ीरो मामला है। डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है? फिर राजस्थान में बीजेपी ने वहाँ बड़े बड़े देखा मैंने बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं कि हमारी सरकार आएगी 450 रुपये में सिलेंडर। जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब उन लोगों की गलती है कि तुमको वोट डाल दिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस ने कहा था कर्नाटक में हमारी सरकार आएगी, बजरंग दल में पाबंदी लगाएंगे। राजस्थान में तुम्हारी सरकार, बजरंग दल वालों ने नासिर जुनैद को मार दिया, जिंदा जला दिया।
ना आपने राजस्थान में लगाया, ना आपने छत्तीसगढ़ में पाबंदी लगाई, ना आपने कर्नाटका में लगाई, बल्कि आपने कहा कि एग्ज़ाम में हम मुस्लिम बच्चियों को हिजाब नहीं पहनने देंगे, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। तो आप मुझे बताइए, आप देख लीजिए तेलंगाना के अंदर देख लीजिए ना, यहाँ का जो प्रदेश का अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, उसका ताल्लुक कहाँ से, उसकी पैदाइश कहाँ हुई, उसकी परवरिश कहाँ हुई? आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी। अभी मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, बोले हम निजाम को भूलना चाहते हैं। मतलब ये बात कह करके आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? यही बात तो अमित शाह भी कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस भी कह रही है। मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही बात कर रही है और दोनों मुसलमानों की मुखालफत कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई बात करता है तो बैरिस्टर साहब बात करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके, और संविधान की बात अगर कोई कहता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, टीवी डिबेट में भी बात करते हैं, अपने जलसों में भी बात करते हैं, और करेंगे। एमआईएम का हर एक वर्कर बोलेगा। 30 नवंबर के लिए जनता को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कि मैं हैदराबाद के मुसलमानों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि आने वाली 30 तारीख को आप बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करिए। बैरिस्टर साहब जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, ये जो लड़ाई है मनवादी ताकतों के ख़िलाफ़, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। और मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दबा कुचला अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज उम्मीद भरी निगाहों से हैदराबाद की तरफ देख रहा है। कोई दिल्ली की तरफ उम्मीद नहीं लगा करके रखा है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त दारुस्सलाम की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो आप इस उम्मीद को बुझने मत दीजिए, इस उम्मीद को कमज़ोर मत होने दीजिए, और आप अपने घरों से निकलिए। 30 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो किला है हैदराबाद, इस किले को मज़ीद और मजबूत करने के लिए आप वोट डालिए और बैरिस्टर साहब को मजबूत करिए। ये मेरे साथ एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत जी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।